अजीज तलबा व तालिबात, हमारा आज का लेक्चर है फील्ड ऑफ फोर्स। बेटा सबसे पहले फील्ड क्या होती है फिजिक्स की ज़बान में? किसी भी बॉडी की फील्ड, किसी भी बॉडी की फील्ड वो रीजन है उस बॉडी के सराउंडिंग में जिस रीजन तक वो बॉडी अपना इफेक्ट शो कर सकती है। किसी भी बॉडी के गिर्द सराउंडिंग में वो सारा रीजन है उस बॉडी का जहाँ तक वो अपना इफेक्ट शो करती है, उस रीजन को क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं उस बॉडी की। इफेक्ट क्या शो करती है? इफेक्ट वो बॉडी किसी बॉडी पे फोर्स लगा सकती है। लिहाजा अगर चार्ज है तो वो किसी चार्ज पे फोर्स लगाएगा, अगर मैस है तो वो किसी मैस पे फोर्स लगाएगा। तो लिहाजा किसी बॉडी के गिर्द वो रीजन सारा उस बॉडी की फील्ड कहलाती है जिस रीजन तक वो बॉडी अपना इफेक्ट शो करे। इफेक्ट क्या शो करेगी? वो बॉडी फोर्स लगाएगी। वो बॉडी क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी। अब चार्ज है तो चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, तो वो फील्ड क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। अगर मैस है तो मैस पे जो फोर्स लगाएगा वो क्या कहलाएगी? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगी। लिहाजा फील्ड ऑफ फोर्स से हमारी मुराद यहाँ पे 5 बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। 5 बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं: इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो बेटा आप जिस नेचर की फोर्स लगाएगी बॉडी वो आपके पास वही फील्ड भी होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी तो ग्रेविटेशनल फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो लिहाजा कहने का मतलब है फील्ड ऑफ फोर्स। यहाँ फोर्स से मुराद हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। अगर मैग्नेटिक के बजाय हम मैग्नेटिक भी ठीक है, ग्रेविटेशनल नाम दे दें तो बेटा फोर्स से मुराद हम ये ले रहे हैं। तो बेटा फील्ड ऑफ फोर्स से मुराद अगर फोर्स इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फोर्स ग्रेविटेशनल है ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, फोर्स मैग्नेटिक है मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ पे हमने फील्ड ऑफ फोर्स जो फोर्स को डिस्कस करना है वो फोर्स है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स। बेटा जिस फोर्स को हमने डिस्कस करना है वो फोर्स है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स। तो पता ये चला बच्चों, चूंकि यहाँ हम चार्ज की डिस्कशन कर रहे हैं, पता ये चला बच्चों कि यहाँ पे हमने जिस फील्ड को डिस्कस करना है वो फील्ड फिर क्या कहलाई? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाई हमारे पास। बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ वो फील्ड क्या कहलाई? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाई। यानी आज के इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ना है। तो यहाँ तक मेरे बच्चों मैंने जो बात की टॉपिक के इंट्रोडक्शन में, वो बात ये थी कि मैंने बात शुरू की फील्ड ऑफ फोर्स से। मैंने कहा फील्ड वो रीजन है किसी बॉडी के गिर्द जिस रीजन तक वो बॉडी अपना इफेक्ट शो करती है। ठीक है, तो बेटा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरी फील्ड फिजिक्स है, इसका मतलब है मेरा इफेक्ट, मेरा इंटरेक्शन फिजिक्स वालों के साथ और फिजिक्स वालों पे हो सकता है और फिजिक्स के स्टूडेंट पे हो सकता है। तो बेटा इसी तरह फील्ड ऑफ फोर्स यहाँ पे जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक या ग्रेविटेशनल की बात करें, जो फोर्स होगी वही फील्ड होगी। तो बेटा हम यहाँ जिस फोर्स की बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो जो फील्ड हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी होगी?
इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अब बेटा हमारे ज़हन में चंद सवालात रेज होते हैं, उनको पहले देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चंद क्वेश्चन हमारे माइंड में डेवलप होते हैं जिनको हम आगे लेके जा रहे हैं। पहला सवाल ये है, तवज्जो चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि चार्ज बॉडी चार्ज पे फोर्स लगाती है, बल्कि यहाँ पर मैं यूं लिखूं तो ज्यादा अच्छा होगा। चार्ज पे फोर्स लगाता है और मैस पे फोर्स लगाता है। हमने ये कहा M1 M2 Q1 Q2। अब बेटा ये बेसिक लॉज ऑफ नेचर में से है, फितरत है, हर मैस दूसरे मैस पे फोर्स लगाता है और हर चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। हमारे जहन में सवाल पहला जो उठता है, मैं सवाल 3 रेज करके मैं इस टॉपिक की तरफ आना चाहता हूं बेटा, इसकी तरफ। जिसको पहला जो सवाल हमारे जहनों में उठ रहा है वो ये है कि ये चार्ज इस चार्ज पे कितनी फोर्स लगाता है, मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, और ये मैस इस मैस पे कितनी फोर्स लगाता है, मैग्नीट्यूड कितनी है, डायरेक्शन क्या है। बेटा चार्ज पे कितनी फोर्स लगाता है, तो बेटा उसका जवाब किसने दिया, कूलम लॉ ने, यानी अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स में यहां पर जवाब दिया कूलम लॉ ने, और यहां जवाब दिया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। बेटा कूलम लॉ में हमें इसका जवाब मिला कि फोर्स होगी हमारे पास K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर जी। बच्चे कह रहे हैं ब्लॉक नजर आ रहा है, बोल रहे हैं तो ठीक है। एक हद का या दो दिन का मैसेज है की बच्चे बेटा, आपका नेट स्ट्रांग करो, ब्लड नजर आ रहा है। तो बेटा R यूनिट वेक्टर, अब बाहर शायद सर ये बाहर ले जाके 5 मिनट चेक करें इसको सारा सब। अच्छा जी, और मैस पे कितनी फोर्स लगाता है बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन Gm1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर। बेटा इस फार्मूले में हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पता चल गई, इलेक्ट्रिक फोर्स की। इसमें हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पता चल गई। दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो हमने पहली बात टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बाद जो बात दूसरी की हमने वो ये की है कि जनाब क्वेश्चन पर सॉरी चार्ज पर फोर्स लगाता है और मैस पे फोर्स लगाता है, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितनी होगी। तो हमने कहा कूलम लॉ ने जवाब दिया इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने जवाब दिया मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। अब अगला सवाल हमारे जहनों में राइज होता है कि ओरिजिन ऑफ फोर्स क्या है, ओरिजिन ऑफ फोर्स क्या है। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट ये था, सेकंड ये है ओरिजिन ऑफ फोर्स क्या है, क्यों लगती है ये फोर्स। तो मेरे बच्चों ओरिजिन ऑफ फोर्स का मुझे नहीं पता, आपसे मैं चाहूंगा कि जवाब दे दें कि इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है। चार्ज के पे फोर्स लगाता है, इसका ओरिजिन क्या है। मैस पे फोर्स लगाता है, इसका ओरिजिन क्या है। तो जी बेटा मैं चाहूंगा कि ओरिजिन ऑफ फोर्स आप सामने रखें इसको। तो ओरिजिन ऑफ फोर्स जरा बताइएगा मुझे बेटा। ओरिजिन के हवाले से जो बात है साइंटिस्ट से भी पूछा हमने, तो ओरिजिन क्या है, स्टिल अननोन है, ओरिजिन स्टिल अननोन है। इतनी बात है ये चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, और ये किसी मैस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि किसी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि वो मैस की वजह से दूसरे मैस पे फोर्स लगाता है।
और किसी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि जब उस पर चार्ज आ जाए तो दूसरे चार्ज पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। सो पहला सवाल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जवाब कूलम लॉ और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने दिया। दूसरा सवाल ओरिजिन ऑफ फोर्स, जवाब स्टिल अननोन, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तीसरा सवाल है हाउ दिस फोर्स एक्ट, हाउ फोर्स एक्ट। तीसरा सवाल है फोर्स लगती कैसे है, ये फोर्स एक्ट कैसे करती है, हाउ फोर्स एक्ट, यानी चार्ज पे या मैस पे फोर्स कैसे लगाता है, तो ये फोर्स एक्ट कैसे करती है। सवाल ये है कि चार्ज दूसरे चार्ज के साथ टकराता नहीं, मैस के साथ टकराता नहीं, कुलयन कोई नहीं है, दूर दूर पड़े हैं, फिर भी ये दूर से इतने दूर से फोर्स कैसे लगा रहे हैं, इतने दूर से ये फोर्स कैसे एक्ट कर रहे हैं, तो इसका जवाब हमने देखना है। तो बेटा मैथ्स की डिस्कशन तो यहाँ से आगे नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसी की करेंगे और मैथ्स के लिए चीजें उसी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो बेटा इसका जवाब हाउ फोर्स, और फोर्स में इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कैसे एक्ट होती है, तो ये माइकल फेराडे ने इसका जवाब दिया। माइकल फेराडे ने फील्ड थ्योरी पेश करके इसका जवाब दिया, यानी इसका जवाब कि फोर्स लगती कैसे है, माइकल फेराडे ने फील्ड थ्योरी पेश करके इसका जवाब दिया, जिस फील्ड थ्योरी को हमने आज स्टडी करना है। यहाँ तक बच्चों मैंने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए। पहले स्टेप में मैंने फील्ड ऑफ फोर्स से मुतल्लिक बात की, फील्ड से मुतल्लिक बात की वगैरह, और दूसरे स्टेप में 2 चार्जेस और 2 मैसेज पर लगने वाली फोर्स के बारे में 3 क्वेश्चन रेज किए। पहला मैग्नीट्यूड, जवाब कूलम लॉ और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दूसरा ओरिजिन ऑफ फोर्स, जवाब स्टिल अननोन एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एंड मैस। तीसरा हाउ दिस फोर्स एक्ट, इसका जवाब देगी माइकल फेराडे की फील्ड थ्योरी, इसका जवाब देगी माइकल फेराडे की फील्ड थ्योरी। इस चीज का जवाब माइकल फेराडे फील्ड थ्योरी देगी। इधर भी रखना, इधर रखना, हाँ ठीक है, और माइक लगा दें या इस वजह से। अच्छा जी, अब देखिए ये थोड़ा पार्ट नजर आ रहा है, हाँ दोनों में, इसमें भी, इसमें तो फुल तक लगा है, इसमें थोड़ा सा ये इसको मूव कर देना थोड़ा सा बांध के भी। अच्छा बच्चों, यहाँ तक एक दफा स्क्रीनशॉट ले लें आप अपने पास, ताकि ये जो सीक्वेंस है, मजे की बात है ये सीक्वेंस को आप मेंटेन कर लेंगे अगर आपके पास नोट्स होते हैं। बाकी तो मटेरियल तो बुक से मिल जाता होता है, जिस सीक्वेंस से डिलीवर हुआ है ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके ओके बेटा, हम आगे बढ़ेंगे। जब पार्टिसिपेंट नजर रखें, कोई अननोन इस तरह का नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास के बाद ओरिजिन ऑफ फोर्स। हाँ, फोर्स एक्ट कैसे करती है, माइकल फेराडे की फील्ड थ्योरी। माइकल फेराडे की फील्ड थ्योरी को समझने के लिए मैं स्टार्ट ले रहा हूं वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किसी भी चार्ज के, मानू की नाम है वैसे जी मानू नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के गिर्द वो रीजन जहां तक वो चार्ज अपना इफेक्ट शो कर सकता है। तो रीजन अराउंड अ चार्ज up to which its effect can be felt is known as electric field of that charge. Region around a charge up to which its effect can be felt is known as electric field of that charge. इसमें ब्लर है तो क्या बैटरी से जी यहाँ पे ब्लर नजर आ रहा है। अच्छा जी, कदीर बोला शायद सब। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड
अब बेटा किसी चार्ज के गिर्द उसका इफेक्ट क्या हो सकता है? चार्ज इफेक्ट डाल सकता है किस पे? चार्ज इफेक्ट डाल सकता है सिर्फ चार्ज पे। लेट्स से ये वो रीजन है जहां तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका इफेक्ट महसूस किया जा सकता है। तो क्या इफेक्ट हो सकता है बेटा? ये इफेक्ट ये है कि किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, यानी चार्ज का इफेक्ट यही है कि किसी दूसरे चार्ज पे वो फोर्स लगा सकता है। लिहाजा वो रीजन सारा जिस रीजन में किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, उस सारे रीजन को क्या कहते हैं आप? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिहाजा द रीजन अराउंड अ चार्ज in which it can exert force on another charge is known as electric field. The region around a charge in which it can exert force on another charge is known as electric field. वो रीजन जिस तक वो फोर्स लगा सकता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कहलाता है। अब बेटा माइकल फैराडे ने क्या कहा इसके बारे में थोड़ा सुनो। माइकल फैराडे ने क्या कहा? एक तो दूसरा स्टैंड ठीक कर दो, एक जरा यहाँ हो गया चेक एंड बैलेंस, पहली क्लास है ये। तो माइकल फैराडे ने ये कहा कि हर चार्ज के गिर्द ये चार्ज की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये किसी भी चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि उस चार्ज के गिर्द उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है। माइकल फैराडे के दो पोस्टुलेट हैं फील्ड थ्योरी के। पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी चार्ज की कि उस चार्ज के गिर्द उसकी फील्ड पाई जाती है। दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि जब भी कोई दूसरा चार्ज उस फील्ड रीजन में कहीं भी आ जाए तो बेटा उस चार्ज पे ये चार्ज क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। जब भी कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उस चार्ज पे ये चार्ज क्या लगाएगा? फोर्स। यानी यूं समझ लें कि जब ये चार्ज इस चार्ज की जहां तक इसकी फील्ड है इस रीजन तक कोई भी चार्ज आ जाए तो ये क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। अब जरा गौर से देखें, बल्कि एक एग्जांपल आपको समझाना चाह रहा हूं। एक एग्जांपल के लिए, एक घर में अगर एक कुत्ता बांधा हुआ है तो वो घर का कुत्ता जो है वो मोहल्ले के दूसरे कोने वाले कुत्ते पे कभी या किसी इंसान पे नहीं भौंकता, क्योंकि वो उसकी फील्ड नहीं है, उसका रीजन नहीं है। लेकिन जब कोई दूसरा कुत्ता या दूसरा इंसान, किसी कोई अननोन चोर शोर उस घर के करीब उस सराउंडिंग में आए तो कुत्ता भौंकने लग जाता है। और कुत्ते का भौंकने की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है जब दूसरा कुत्ता या दूसरा कोई इंसान, कोई चोर उस कुत्ते के करीब आ जाए। जितना करीब आएगा इतना ही वो रिएक्शन ज्यादा शो करता है। सेम इज द केस कि ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, लेकिन अगर ये चार्ज यहाँ पे जहाँ पर उसकी फील्ड ही नहीं है फोर्स नहीं लगाएगा, डिस्टेंस ज्यादा आगे हो जाए। ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स तब लगाएगा जब ये चार्ज इसकी फील्ड रीजन में आ जाएगा, तब फोर्स लगाएगा इस पे। सो ये थे माइकल फैराडे फील्ड थ्योरी के दो पोस्टुलेट। आपने इस तीसरे फेज में दो बातें पढ़ी। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। आपने पढ़ा किसी चार्ज के गिर्द, पार्टिसिपेंट किसी चार्ज के गिर्द वो रीजन जिस रीजन में वो अपना इफेक्ट शो कर सकता है उसको आप क्या कहते हैं? अननोन। उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फिर माइकल फैराडे फील्ड थ्योरी क्या है, उसमें उसने कहा कि हर चार्ज के गिर्द खास रीजन तक फील्ड पाई जाती है, और जब भी कोई दूसरा चार्ज
इस रीजन में आता है तो फोर्स लगती है। ये नेचुरल प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो आपने कहा हाउ दिस फोर्स एक्ट, तो माइकल फैराडे की फील्ड थ्योरी ने उसका जवाब दिया। बल्कि बच्चों मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ, मैं एडिशनल बात करना चाह रहा हूँ, बात वजह से सुनना, ये बड़ी यूनिवर्सल बात कर रहा हूँ, बड़े मजे की, बड़ा गौर से सुनेंगे आप तब। बेटा मेरा ये कहना है, ये चार्ज है, ये लेट्स से इसकी फील्ड है, दूसरे चार्ज को इसकी फील्ड के अंदर आने की भी जरूरत नहीं है फोर्स लगाने के लिए। बेटा लेट्स से ये दूसरा चार्ज है कोई Q2, बेशक ये चार्ज फील्ड से बाहर है, लेट्स से ये चार्ज क्या है, इस फील्ड से, इसकी फील्ड से बाहर है, लेकिन इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम देखते हैं लेट्स से वो ये है। अब हमने देखा कि ये चार्ज इसकी वो जो लिमिट है, बाउंड्री है फील्ड की, उससे ऑलमोस्ट बाहर है, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि बेटा ये हुआ कि इस चार्ज की अपनी भी कोई फील्ड थी, उस फील्ड का हाथा इस चार्ज की फील्ड के हाथे के अंदर आ गया, लिहाजा दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इंटरसेक्ट कर गए। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है E2, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है E1। जब दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इंटरसेक्ट कर जाए, दोनों का वो रीजन कॉमन आ जाए, तो इस फील्ड की वजह से इसके सोर्स पे और इस फील्ड की वजह से इसके सोर्स पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। मैंने ये कहा कि फील्ड के अंदर आने की चार्ज की जरूरत नहीं है, दोनों चार्जेस की फील्ड अगर हाँ ये बहुत दूर कर दो, इसकी फील्ड यहां तक आ रही है, इसकी बाउंड्री से बाहर आ रही है, फील्ड इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कोई कॉमन रीजन ऑफ फील्ड नहीं आ रहा, तो फोर्स कोई नहीं लगेगी। यानी अगर ये सोचो एक चार्ज की ये फील्ड है, दूसरे चार्ज की ये फील्ड है, दोनों की फील्ड इंटरसेक्ट नहीं कर रही, दूर दूर है, लिहाजा फील्ड इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कोई फोर्स नहीं लगेगी। जबकि यहाँ पे एक चार्ज की फील्ड यहाँ तक आई, इसकी फील्ड यहाँ तक है, ये जो रीजन है कॉमन रीजन है दोनों का, तो लिहाजा फोर्स इस यानी जब भी दो फील्ड आपस में इंटरेक्ट करे, उन फील्ड के सोर्स पे लगती है फोर्स, उन फील्ड की वजह से। मसलन मैग्नेट के साथ फोर्स तब लगाता है जब एक मैग्नेट की दूसरी मैग्नेट की फील्ड रीजन इंटरेक्ट कर जाए, मैस तक तब फोर्स लगाता है जब, तो ये लॉ यूनिवर्सल है, थ्रू आउट अप्लाई कर सकते हैं आप। क्या 10 मिनट रहे, ठीक है, टाइम तो हुआ। अच्छा अच्छा बच्चों, तो ये बात थी सारी कि चार्ज पे फोर्स कैसे लगाता है, तो ये एडिशनल बात आपने की। जब भी दो चार्जेस की फील्ड इंटरेक्ट करती है तो तब क्या लगती है, दोनों चार्जेस की एक दूसरे पे फोर्स लगती है। यहां तक अब मैं स्टार्ट करने लगा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन उससे पहले मैं मीटिंग एंड करूंगा, क्योंकि एंड पे जाके फिर मीटिंग एंड हो, फिर टॉपिक शुरू हो तो बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, दोबारा ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 2-3 मिनट के बाद वैसे फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन अदर वर्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है, ये अब हमने देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हमने समझ लिया, किसी चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है ये अब हमने समझना है। किसी चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है ये अब हमने समझना है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा गौर से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन है जिस रीजन में कोई चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो अगर फोर्स ज्यादा लगाएगा इसका मतलब है फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी, फोर्स कम लगाएगा इसका मतलब है फील्ड वीक होगी। लेट्स से ये मेरे पास चार्ज है, इस चार्ज की फील्ड चेक करने के लिए
इस चार्ज की फील्ड चेक करने के लिए कि कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कहां तक स्ट्रॉन्ग है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, हम बेटा इंतखाब करते हैं टेस्ट चार्ज का। सबसे पहली बात ये समझिएगा, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज वो है चार्ज है बेटा जिस चार्ज, सुने बेटा ये हमारे और तलब आते हैं और इसमें चेक करेंगे बेटा, बहुत गौर सुनना है। टेस्ट चार्ज वो चार्ज है जिस चार्ज के जरिए हम किसी चार्ज की फील्ड चेक करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेक करते हैं, फील्ड की इंटेंसिटी चेक करते हैं। सो टेस्ट चार्ज वो स्पेसिफिक चार्ज हुआ। अब टेस्ट चार्ज की दो खास बातें हैं। एक तो ये है बहुत स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। टेस्ट चार्ज मैग्नीट्यूड में बहुत स्मॉल होता है। स्मॉल होने के पीछे जो लॉजिक है वो यही है, अगर टेस्ट चार्ज की हम चाह रहे हैं इस चार्ज की बाउंड्री तक फील्ड चेक करें, अगर टेस्ट चार्ज की अपनी फील्ड होगी, उस अपनी फील्ड की वजह से बाउंड्री से बाहर भी रखेंगे, इस बाउंड्री से बाहर भी रखेंगे तो उसकी फोर्स लग जाएगी। टेस्ट चार्ज की अपनी फील्ड इतनी वीक हो कि बाउंड्री के नियर अबाउट लाने के बाद ही फोर्स लगे, दूर से फोर्स ना लगे। यानी अगर इसकी अपनी फील्ड स्ट्रांग है, अगर ये टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो अपनी फील्ड स्ट्रांग होगी, अपनी फील्ड स्ट्रांग होगी तो सूरत में बाउंड्री से बाहर रख के भी फोर्स लग जाएगी। टेस्ट चार्ज स्मॉल इन मैग्नीट्यूड यूनिट चार्ज होता है, और दूसरा इस पे चार्ज पॉजिटिव होता है। यानी पॉजिटिव हमारे यहाँ कन्वेंशनल है, हम नेगेटिव भी ले सकते थे, लेकिन अब पॉजिटिव लेके चेक करते हैं तो पॉजिटिव से ही हम आगे बढ़ेंगे। यानी पॉजिटिव लेना कन्वेंशनल है, ये रिवाज है, ये रवायत है, इसके पीछे बड़ी लॉजिक नहीं है। स्मॉल होने के पीछे लॉजिक ये है कि अपनी फील्ड कम से कम पैदा करें ताकि हम एक्चुअल फील्ड रीजन ऑफ दिस चार्ज चेक कर सकें। तो लिहाजा टेस्ट चार्ज इन अदर वर्ड यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। टेस्ट चार्ज इन अदर वर्ड यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब अगली बात जरा गौर से देखेंगे मेरे बच्चे कि हम चेक करना चाह रहे हैं इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इस चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी। बेटा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन है जहां तक ये फोर्स लगा सकता है किसी दूसरे चार्ज पर। पहचान ही फोर्स है इसकी फील्ड की। अगर फोर्स नहीं लगाएगा फील्ड नहीं है, फोर्स लगाएगा जहां तक वहां तक फील्ड है। लिहाजा बेटा इसका मतलब है फोर्स जितनी ज्यादा लगाता है इतनी फील्ड स्ट्रांग है, इंटेंसिटी ज्यादा है। फोर्स कम लगाएगा इतनी फील्ड वीक है, इंटेंसिटी कम है। लिहाजा अब जरा और सुनिए, हमने ये चार्ज ले लिया जिसकी फील्ड चेक करनी है। इसकी फील्ड चेक करने के लिए हमने टेस्ट चार्ज लाया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाया, जो चार्ज हमने इस फील्ड में रख दिया। रखने के बाद हम देख रहे फोर्स कितनी लगाएगी। अब बेटा अंडरस्टूड है, करीबन के एक फिगर यहां पे बना देता हूं मैं। ये कोई चार्ज है, मैंने डॉट लगाए, शायद नजर आ रहे होंगे। करीब डॉट मैंने ज्यादा लगाए हैं, दूर जरा कम लगाए हैं। यही शो कर रहे हैं करीब फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, दूर कम है। क्योंकि बेटा करीब अगर ये चार्ज जितना करीब होगा इतनी फोर्स ज्यादा लगेगी, जितना दूर होगा इतनी फोर्स कम लगेगी। ये कूलम लॉ में आपने पढ़ा। सो जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी इतनी उसकी फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, जितनी कम फोर्स लगेगी उतनी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, स्ट्रेंथ कम है। लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए किस पॉइंट पे कितनी है, हम किसी टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट पे रखेंगे। लेट्स से यहाँ पर रखेंगे, देखेंगे यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है, ज्यादा लग रही है फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, कम लग रही है फील्ड इंटेंसिटी कम है। और अंडरस्टूड करीब फील्ड ज्यादा होगी, दूर फील्ड कम होगी। तो बेटा इन अदर वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is equal to electric force exerted by a charge
on a unit test charge is known as electric field intensity. So force per unit ratio between electric force exerted by a charge to the test charge, magnitude of test charge is known as electric field intensity. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने डिफाइन कर लिया। यहाँ से फोर्स जितनी ज्यादा लगाई गई इतनी फील्ड ज्यादा होगी। यहाँ से यूनिट देखें तो न्यूटन पर कूलम बनेगी। वेक्टर क्वांटिटी है, जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन इसकी होगी। ये गौर से देखिए, याद रखना के बहुत काम आने वाली बात। जिधर फोर्स लगाएंगे इधर फील्ड की क्या है, डायरेक्शन। फोर्स किस पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। नेगेटिव चार्ज की फोर्स की डायरेक्शन बदल जाती है, लिहाजा फील्ड की डायरेक्शन हम उसके रेफरेंस मान के नहीं लेंगे। फील्ड हम लेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स और किस पे लगने वाली फोर्स, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स। एक जुमला और, लेट्स से ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज पे पॉजिटिव क्या करेगा, इधर लगाएगा, फोर्स रिपेल करेगा। अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव होता मैंने बोला, अगर टेस्ट चार्ज क्या मसला है, अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव होता तो फोर्स इनवर्ड लगती। फर्क यही है। यानी इसका मतलब हमारे यहाँ जो कन्वेंशन पॉजिटिव की उसकी वजह से डायरेक्शन आउटवर्ड है, अगर कन्वेंशन नेगेटिव की होती डायरेक्शन इनवर्ड हो जाती। इस केस में फर्क ये होता, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके फोर्स की डायरेक्शन, जिधर फोर्स लगती है उधर फील्ड की डायरेक्शन है। जितनी ज्यादा फोर्स लगती है उस स्पेसिफिक चार्ज पे उतनी ज्यादा फील्ड है। यूनिट न्यूटन कूलम है। न्यूटन को आप फर्दर कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, किलोग्राम में भी कर सकते हैं आप, फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चों, कुछ बच्चों ने, टाइम कितना हो गया, बस ठीक है, कुछ बच्चों ने कल यूनिट डायमेंशन डिराइव की और डायमेंशन का स्वाय